श्रीमान अमित त्यागी जी, आप शाहजहांपुर से आए हैं। शाहजहांपुर ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अमित त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीदी प्लीज थोड़ी देर। अमित त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में आपके आलेख हम पढ़ते ही हैं। नियमित आप स्तंभ लिखते हैं समसामयिक विषयों पर। और शाहजहांपुर क्रांति की भूमि रही है। हमारे मध्य में वरिष्ठ साहित्यकार आगरा की डॉक्टर श्रुति सिन्हा जी से अनुरोध है कि आदरणीय शशि गोयल दीदी को अंग वस्त्र श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। है ना दीदी, मिल जाए। डॉक्टर शशि गोयल जी, आप आगरा की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आगरा की रहने वाली हैं और देश की बड़ी आप साहित्यकार हैं। आपकी कविताएं, आपके शोध प्रबंध में लिखे हुए आपके लेख और आपके उपन्यास, कहानियां, ये सब हम पढ़ते ही हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य भूषण का सम्मान भी आपको प्राप्त है। और इस ब्रज साहित्य उत्सव के मंच पर आपने आकर हमको गरिमा प्रदान करी है, उसके लिए हम आभारी हैं। राजनारायण जी के सम्मान के लिए मैं विश्व संवाद केंद्र के कार्यालय प्रमुख आदेश तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि आदेश जी राजनारायण जी को वहीं से आ जाए, कोई बात नहीं, जूते उतार दीजिए। अंग वस्त्र श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर इनको राजनारायण जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्रज का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा आपका व्यापक अध्ययन है और आपके भी आलेख हम कई समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो मेरा आदरणीय मुनीश्वर गुप्ता जी से सादर अनुरोध है कि वह इस सत्र की भूमिका और ब्रज का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या रहा है, हम इस पर क्या विमर्श चाहते हैं, इसके बारे में वो अपना मार्गदर्शन देते हुए और हमारे अतिथियों से चर्चा प्रारंभ कराएंगे। भाई साहब यहीं से करना है। विश्व संवाद केंद्र ने जो सार्थक पहल इस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो अपने आलेख अखबारों में लिखते हैं, जिनका अध्ययन है स्वतंत्रता आंदोलन का, उन सबको इस प्रकार से मंच पर लाकर और उनके विचारों से संबंधित लोगों को अवगत कराना, यह बहुत ही पुनीत कार्य है। विश्व संवाद केंद्र ने जो पहल की है। अमित त्यागी जी को हम सब लोग अखबारों के माध्यम से जानते हैं, राजनारायण जी, शशि गोयल जी, इनको साहित्य भूषण पुरस्कार भी मिला है। उन सब लोगों के हम विचार अभी सुनेंगे। जहाँ तक ब्रज की बात आती है, और मैं पिछले सत्र में नहीं था तो मुझे रुचि जी बता रही थी कि काफी ब्रज भाषा से संबंधित बात थी, तो मैं नहीं सुन पाया। ब्रज का महत्व अभी से नहीं, इस स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं, कंस के समय से ब्रज का महत्व है। वो भी एक बड़ा अलग तरीके का काल रहा होगा। तो ऐसे जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, अपने इस ब्रज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कृष्ण यहाँ से द्वारिका गए तो वहां ब्रज को ले गए, और गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में रहा ही है, हम सभी लोगों को पता है। और विस्तार से हम अपने आज के जो मुख्य वक्ता हैं उन लोगों की बातों को सुनेंगे। जहां तक मुझे स्मरण आता है, जो हार्डी बम कांड का आगरा से क्योंकि सीधा संबंध रहा है, रोशन लाल जी गुप्त करुणेश जी उनके पुत्र यहाँ पर हैं, और उनसे क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से मिलकर उनसे आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, और मोहम्मद नाथ गुप्ता जी से भी कभी मुलाकात हुई। तो ऐसे जो जिन लोगों का
काकोरी कांड हुआ, हार्डी बम कांड हुआ, इन सब चीजों ने एक समय 1911 के आसपास जिस प्रकार से क्रांति की बात को आगे बढ़ाया और बाद में 1925 के आसपास जो क्रांति की बातें हुई, जो क्रांति का पीरियड है एक सन 1905 से लेकर बंगाल विभाजन के बाद से जो अंग्रेजों का रूप सामने आने लगा, तो उस समय नौजवानों के अंदर कांग्रेस से ज्यादा उनको जो रास्ता आजादी का दिखाई देने लगा वो है क्रांति का दिखाई देने लगा, और उसमें हमारे ब्रज क्षेत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम अभी विस्तार से अपने वक्ताओं को सुनेंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी ने अपना समय निकाला। सबसे पहले मैं अमित त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि अमित त्यागी जी ब्रज के योगदान के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन में जो ब्रज का योगदान है उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। अमित त्यागी। धन्यवाद। सबसे पहले एक बहुत सुंदर आयोजन के लिए ब्रज साहित्य उत्सव का जो कार्यक्रम है, तो विश्व संवाद केंद्र का ये बहुत अच्छा एक आयोजन है। भव्यता है, दिव्यता है और आनंद भी आ रहा है। और विषय भी अच्छा है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें ब्रज का योगदान क्या है। हम शाहजहांपुर की भूमि की जो धरा है, जिसको शहीदों की नगरी कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की जो भूमि है, वहां से मेरा आना होता है। तो ब्रज के योगदान में जो शाहजहांपुर का योगदान है उस पर चर्चा मुख्यतः अपनी रखेंगे। अब जैसे सबसे पहले तो विषय ये है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें ये क्रांति करना शुरू क्यों किया इन लोगों ने। जो भी जैसा भी आपने बताया कि बंगाल विभाजन एक महत्वपूर्ण विषय था। बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन के बाद लोगों को ये तय हो गया कि क्रांति के द्वारा ही हम जो है वापस अंग्रेजों को भेज सकते हैं, सत्ता की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की जो असहयोग आंदोलन था उसकी असफलता ने उस समय के युवाओं में एक ये भाव ला दिया कि अब बिना क्रांति के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। उसके पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो शाहजहांपुर से जुड़े हुए दो ऐसे नाम हैं जो 1857 की क्रांति में भी महत्वपूर्ण थे। एक रानी लक्ष्मीबाई के तोपची थे गुलाम गौस खां, और एक मौलवी अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह को 1857 की क्रांति का लाइट हाउस भी कहते हैं। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो शाहजहांपुर में हुई थी। तो जो ये युवा थे, शाहजहांपुर के युवा थे, उनके अंदर क्रांति की भावना भी थी, और ये दो ऐसे नाम थे जिसकी वजह से उनकी क्रांति की ज्वाला लगातार उनके अंदर बढ़ती चली आ रही थी। तो जब असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी से उनकी ये हुआ कि अब ये इस आंदोलन से कुछ नहीं होना, फिर उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। इन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। अब जैसे विषय पहले इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण ये है कि पूरी जो एक काकोरी का जो घटना है वो सिर्फ एक काकोरी की घटना नहीं थी। उस घटना के पीछे के जो परिप्रेक्ष्य हैं कि क्या वो संदेश देना चाहते थे, वो संदेश महत्वपूर्ण है। अब इस पे हम समय नहीं लेंगे कि बिस्मिल का जन्म कैसे हुआ या अशफाक उल्लाह खां का क्या हुआ, उस पर हम सामने पढ़ा हुआ है, वो उस पर काफी सबका अध्ययन है, सब बौद्धिक लोग हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण ये है कि ये देखना है कि अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल के संबंध क्या थे। अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल को राम भैया कहते थे। अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के साथ आर्य समाज के मंदिर जाया करते थे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है उस समय कि एक मुस्लिम का एक राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इस तरह से रहना, उनके साथ मंदिर जाना और उसी कार्यकलाप को करना जिस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल किया करते थे। बिस्मिल जो है, इन पूरी जो टीम थी ये इसके नेतृत्व करता थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लहड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे। तो ये पूरी टीम थी, इसके जो नेतृत्व करता थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अब इनका सबका जो शाहजहांपुर से जुड़े दो नाम हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं या अशफाक उल्लाह खां हैं, इनका क्या योगदान था इस टीम में। तो अशफाक उल्लाह खां एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति थे, जो लंबे चौड़े, जिनका काम था कि जब ये घटना होगी तो जो बक्से तोड़ने का कार्य था वो अशफाक उल्लाह खां का था। रोशन सिंह जो थे वो एक दक्ष और अचूक निशानेबाज थे।
जैसे शूटर होते हैं, तो उनका कार्य इस पूरी घटना में उनका निशानेबाजी का था, और जो पूरा इसका जो प्लान था बनाया था वो बिस्मिल ने बनाया था। तो पूरा जो नेतृत्व करता है वो बिस्मिल थे, और ये इनके सहयोगी के रूप में थे। अब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये जो काकुरी वाली घटना हुई थी ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगर कुछ चीजें हम लोग इतिहास को देखें, कुछ घटनाएं समानांतर चल रही होती हैं, उन समानांतर घटनाओं को भी समझने की आवश्यकता है। जो संघ का निर्माण वर्ष है वो भी 1925 ही है, और उसी समय काकुरी की घटना भी हुई थी। इसका मतलब वो समय ऐसा था कि जब ये सभी लोग जो भी एक भारत के लिए कुछ करना चाहते थे या आजादी प्राप्त करना चाहते थे, उनके अंदर ये धारणा आ चुकी थी कि अब कांग्रेस, गांधी जी या इनकी विचारधारा के द्वारा हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बीज प्रस्फुटित हो रहा था, दूसरी तरफ काकुरी की घटना का हम देखते हैं कि वो घटना हो रही थी। अब 9 अगस्त को काकुरी की घटना होती है। संक्षेप में उसके बारे में बता दें, डिटेल की आवश्यकता नहीं कि एक ट्रेन को ये आलमनगर के पास लखनऊ में रोकते हैं। वहां पर 14 लोग ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेन में जिनके पास हथियार होते हैं, लेकिन वो कोई विरोध नहीं करते हैं। एक व्यक्ति वहां पर गोली चला देता है, फिर बाद में ये सब पकड़े जाते हैं। 26 दिसंबर 1925 को पूरे उसमें छापे लगते हैं, बनारस, शाहजहांपुर, गोरखपुर, काफी लोग उसमें पकड़े जाते हैं। मुकदमा चलता है जो राम प्रसाद बनाम सम्राट का था। अशफाक उल्लाह खां के खिलाफ जो है मुकदमा, अलग मुकदमा चला था, वो पूरक मुकदमा था, वो फैजाबाद जेल में चला। फिर इसके बाद इन सबको फांसी की सजा हुई, और ये जो है इनको सब जो भी हमारे क्रांतिकारी थे ये वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए देश के लिए। अब वो महत्वपूर्ण ये है कि जिस समय क्रांति इन्होंने की तो इनके मन में क्या विचार था, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारी छोटी सी उंगली भी कटती तो हमें दर्द होता है, और ये लोग जानते थे कि ये मरने जा रहे हैं। शाहजहांपुर की जो जन्मभूमि है, उनकी जो भूमि है, इन सब लोग की जन्मभूमि है, वहां के वातावरण में आज भी हम देखते हैं कि उस तरह की क्रांति की भावना युवकों में देखी जाती है। वो स्वभाव से कहीं पर भी उनको लगता है तो विद्रोह करने की प्रवृत्ति गलत चीज के प्रति वो आज भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम देखते हैं कि हर जगह पे हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, शाहजहांपुर में कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। ये अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का एक आप मिसाल कह सकते हैं, या वहां के वातावरण की एक बात कह सकते हैं, या जो भी है परिणाम ये है कि वहां कभी दंगा नहीं हुआ। वहां पर संख्या बल सभी धर्मों का मौजूद है, और जो जो समीकरण बाकी जगह होते हैं वो शाहजहांपुर में भी है। अब जैसे कि एक विषय ये आता है कि महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि साहित्य उत्सव है तो इन लोगों का, जैसे अशफाक उल्लाह खां है या रोशन सिंह है या बिस्मिल का जो साहित्य रूप है वो भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे सामने आए। अशफाक उल्लाह खां भी बहुत अच्छी शायरी करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को हम जानते ही हैं कि शायरी के रूप में उनका बड़ा योगदान रहा, तो इस तरह की चीजें वो लिखते रहते थे। अभी जैसे एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के साथ आर्य समाज के मंदिर में बैठे हुए थे, तो उम्र में छोटे थे, तो अपने जो भी था उनका जोश में एक वो जिगर मुरादाबादी का एक शेर था, उसको वो गुनगुना रहे थे। वो शेर ये था कि कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। तो इसे बार बार वो गुनगुना रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनको की तरफ देखा और वो उनको देख के मुस्कुराने लगे। तो अशफाक भाई बोले क्या राम भैया मैंने कुछ गलत कह दिया? वो उनको राम भैया ही कहते थे। बोले कि राम भैया कुछ मैंने गलत कह दिया? तो बिस्मिल ने उनके ऊपर थोड़ा सा उनको टोकते हुए उनसे कहा कि इस तरह से कुछ भी इसमें ग्रह लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा करो जो देश के काम आए। उसके बाद तो अशफाक ने कहा कि तो भैया फिर आप ही कुछ बता दीजिए इसमें किस तरह से किया जाए। तो उसके बाद फिर वाली जो लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, कई बार ये दिखाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल की जो नेतृत्व क्षमता है वो इस शेर में है कि किस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को थोड़ी सी बात कह के उसका जो पथ है उसको सही मार्ग पे ला दिया। वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा किसी और क्षेत्र में जा सकती थी, उसकी ऊर्जा को उन्होंने एक देश के लिए लगा दिया। अब ये सभी चीजें अगर हम देखते हैं तो ये जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारी को कोई मरने का शौक नहीं था। अगर हम देखते हैं कि सिर्फ किसी ने अपनी जान दे दी या अपने आप को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं था। चाहे भगत सिंह को हम देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन आजाद ही रहे।
तो जाहिर सी बात है कुछ इनका संदेश था। इनका संदेश ये था कि हम अंग्रेजों से छुट्टी पाए, अंग्रेजियत से दूर हो जाएं। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे बीच में अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज हमारे बीच में बैठे हैं। व्यवस्था आज भी वही है। आज भी अगर हम देखते हैं कि हमारी जो आईपीसी है 1860 की बनी हुई है, जो दमन करने के लिए बनाई गई थी 1857 क्रांति की, जिसमें अगर हम कोई बड़ा अपराध करते हैं तो उस पर सजा उतनी नहीं है, लेकिन अगर एक मुर्गी को चुरा लेते हैं तो 426 में वो अपराध है। क्योंकि ये बड़े जो अपराध होते थे, जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं, घोटाले कहते हैं, वो सत्ता का शीर्ष पे बैठे लोग करते थे, जो उस समय अंग्रेज थे। और जो नीचे की घटनाएं थी दमन करने के लिए, वो भारतीय लोग करते थे। तो पुलिस की व्यवस्था आज हम देखते हैं तो हम देखें अगर सामान्य रूप से अगर हम किसी सम्मानित पद पे नहीं है तो पुलिस को देख के हमें सामान्य रूप से डर लगने लगता है। पुलिस को देख के हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई बीच का व्यक्ति है, हम उसके पास जाएं, वो हमारी मदद करेगा। और उस पुलिस वाले की भी गलती नहीं है। वो कहा जाता है ना कि एवरी पुलिसमैन इज ह्यूमन इन यूनिफॉर्म एंड एवरी ह्यूमन इज पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। अब हमें ये देखना है कि पुलिसमैन जो है वो तो ह्यूमन ही है, लेकिन जो उसका एक प्रोसेस है, जिस ढर्रे में वो बंधा हुआ है, वो ढर्रा वही है जो अंग्रेजों के समय था। और इसीलिए आज हमें पुलिस से डर लगता है। तो ये जो चीजें दिखाती है कि क्या हमने क्रांति को ढंग से प्राप्त किया है या उनके सपनों का भारत हम बना पाए हैं। क्रांतिकारियों पर जब चर्चा होती है, व्याख्यान होते हैं, तो चर्चा सभी लोगों पे होती है। भगत सिंह पे होती है, बिस्मिल पे, अशफाक, रोशन सिंह, सारी उसमें जो भी उनकी डिटेल्स हैं कि वो यहाँ पैदा हुए, वो सब उसमें बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, बड़े बड़े व्याख्यान हो जाते हैं। लेकिन जो उनके सपनों का भारत है, उसके सपनों के भारत पे चर्चा जो होती है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। अब अगर देखें कि अगर हम कोई भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं तो एक दो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक शब्द होता है आर्गूमेंट, एक होता है डिस्कशन। कानून में के हिसाब से अगर देखें तो अदालत में आर्गूमेंट होता है, वहां दो पक्ष होते हैं। एक ये तय होता है कि दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष सही है, वहां तय होता है कि हु इज राइट। और एक होता है डिस्कशन, जहां तय होता है कि व्हाट इज राइट। दोनों पक्ष सही हो सकते हैं, दोनों पक्ष गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई रास्ता निकलता है। तो जब हम क्रांतिकारियों पर चर्चा करें तो मुझे लगता है हम सब लोग के लिए सोचने का ये समय है कि हम आर्गुमेंट करेंगे या डिस्कशन के फेज में जाएंगे। हम ये समझे कि क्रांतिकारियों ने अपनी जान क्यों दी। उनका योगदान ब्रज क्षेत्र में भी बहुत है, पूरे भारत में भी है, लेकिन उनके योगदान के बावजूद भारत का विखंडन भी हुआ। हमारे पास से कश्मीर भी अलग, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिग्रहण कश्मीर, वो भी उनके पास गया। अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, हमसे बंगाल का भाग अलग हुआ। और हम देखते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं इस तरह की योजना बनती रहती है। अभी पंजाब में आंदोलन चल रहा है, तो क्या क्रांतिकारी इस तरह का भारत चाहते थे? इन लोगों ने जो जान दी थी वो इसलिए दी थी कि भारत का समय समय पर विखंडन हो जाए और छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। हम कभी क्षेत्रीयवाद में उलझ जाएं, कभी किसी जातिवाद में उलझ जाएं, कभी उग्रवाद। तो जितने भी ये वाद हैं, ये सारे वाद जो हैं, क्रांतिकारी ऐसा भारत तो नहीं चाहते होंगे। उनकी जो थी, उनका जो मूल, उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि हमें अंग्रेजियत से छुटकारा मिले, अंग्रेजी व्यवस्था से छुटकारा मिले, और जो भारत का निर्माण हो वो भारतीयता के ऊपर, भारतीयता के आधारित भारत का निर्माण हो। अब जो प्रश्न सबके सामने अब हम छोड़ के जा रहे हैं वो यही है कि अब हमें यह तय करना है कि सिर्फ क्रांतिकारियों की चर्चा होनी है या भारतीयता के आधार पर भारत का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कसली है कमर, अब कुछ करके ही दिखा देंगे, आजाद ही हो जाएंगे या शीश चढ़ा देंगे। ये अशफाकुल्लाह खान के वो हैं लिखे हुए शब्द। जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसा राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अमित जी ने बताया, एक बात जो उनसे, उनकी फांसी से संबंधित है, वो थोड़ी सी शब्दों में बताऊंगा मैं। गोरखपुर की जेल में उनको फांसी हुई। गोरखपुर की जेल से माताओं के उसमें अगर कहीं पे चर्चा आती है क्रांतिकारी आंदोलन में, तो रामप्रसाद बिस्मिल की माता की आती है, और इधर भगत सिंह की चर्चा इसमें आती है कि भगत सिंह ने अपनी मां से आने के लिए मना किया जेल में। और भगत सिंह, रामप्रसाद जी की शरीर को लेकर उनकी मां जब गोरखपुर जेल से चलती है तो गोरखपुर में जो घंटा घर है वहां पर वह उस अर्थी को रखवाती है। और उनका दो चार शब्द है जो मुझे जितने ध्यान है इस समय, तब वो कहते हैं कि ऐसे बेटों की जन्मने वाली मां मैं हूं, ऐसे बेटे की जन्मने वाली मां मैं हूं, इस बात का मुझे गर्व है, और यही भारत के लिए जरूरी है कि ऐसी माएं हों। यह बात उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी के बाद कही। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आगरा की
और पूरे भारत में जाने जाने वाले साहित्यकार शशि जी से जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पर। नमस्कार सबको, मेरा हार्दिक अभिनंदन। ब्रज शब्द के साथ ही जैसे ऐसा लगता है जैसे कि हम सुनते ही ऐसे लगता है कि हम कुछ नमन करें, एक हृदय धड़कने लगता है, मन करता है कि यहाँ पर भारत का दिल धड़क रहा है, पूर्णमासी का चांद पूर्णता के साथ चमक रहा है। और ऐसा ही हर रूप में, हर क्षेत्र में ब्रज हमारा आगे है। और जो स्वतंत्रता के समय ब्रज क्षेत्र ने काम किया, हर क्षेत्र में एक से एक अधिक उन्होंने सेनानी दिए। करुणेश जी वगैरह के विषय में तो उन्होंने बताया ही अमित जी ने, परंतु हर उसमें महिलाओं ने जो योगदान दिया अपना, आगरा का और मथुरा की और ब्रज की सारी, और जिस क्षेत्र में किया, मैं थोड़ा सा महिलाओं के विषय में ही बताना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत योगदान दिया। पहले तो भारत में पुरुषों के साथ साथ बहुत वीर बालाएं और शौर्य एवं साहस के उदाहरण मिलते रहे हैं। भारत माता की प्रतनता की बेड़ियों से आज़ाद कराने में भी महिलाओं ने अपने साहस और वीरता का परिचय दिया। उनके बिना संभवतः आज़ादी का मार्ग कठिन होता। अपने त्याग और बलिदान से उन्होंने अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाया। रानी अबक्का, छोटी तुलई की जैन रानी के बलिदान, उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध किया और अभिया रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हें प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। महिलाओं के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अबक्का रानी को आज जिस नाम का उल्लेख मिलता है वह 1817 में भीमाबाई का है, जिसने ब्रिटिश काल कॉलोनल मालकम का गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर हराया। 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हथियारबंद सेना के साथ सामना किया। रानी वेलू नाचियार ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाली प्रथम रानी थी। 18वीं सदी में शिवगंगा के राजा बेलाची नाचियार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते वीर गति से प्राप्त हुए। रानी वेलू पति के साथ युद्ध भूमि में बच गई। वे कुछ दिन छद्म वेश में हैदर अली के पास रही, वहीं सेना बनाई और 1780 में अंग्रेजों से लड़ी, युद्ध जीता। रानी वेलू द्वारा प्रथम बम बनाया गया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1824 में खड़ी हुई और स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रतिमा बनी। वीरता की मिसाल बन चुकी लक्ष्मीबाई मराठा की झांसी रानी ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, क्योंकि अंग्रेज झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। मार्च 1858 में सर ह्यूज रोज आया तो लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने राज देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। कालपी में युद्ध कर रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ये 1857 की बात है। झलकारी बाई नामक लक्ष्मीबाई के साथ साथ लिया जाता है। बुंदेलखंड में शताब्दियों के बाद भी उसी सम्मान से लिया जाता है। एक साधारण दलित परिवार की कन्या झांसी के किलों को बचाने के लिए वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ी और साये की तरह लक्ष्मीबाई के साथ रही। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई 1858 4000 सैनिकों के सेना के साथ ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध लड़ी। रानी जिंदन कौर, रानी टेसी बर्ड, बाजियों बाई, चौहाना रानी, तपस्वरी महान रानी, सभी ने अपनी सेनाओं की कमान संभाली। बेगम हजरत महल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से बचाने का प्रयत्न किया। अपनी सेना के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाती बेगम हजरत महल प्रयत्नरत रही कि अवध राज्य पर ब्रिटिश का अधिकार न हो। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने निष्कासित कर दिया और कलकत्ता भेज दिया। 1857-1858 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेना ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने से रोकने का प्रयास किया।
अंत में उन्हें नेपाल जाना पड़ा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ प्रीतिलता वाग्दार ने अनेकों वीरता के कारनामे किए और 1932 में प्रीतिलता ने यूरोपियन क्लब पर बम और गोलियों के आक्रमण किया और विषम स्थिति होने पर भी साइनाइड खा लिया और वे अंग्रेज शासन के विरुद्ध निर्भीक लेख लिखा करती थी। क्रांतिकारी कल्पना दत्त ने मास्टर सूर्य सेन के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जोश और उत्साह से अनेकों क्रांतिकारी काम किए। बीबी खेमकौर ढिल्लो महाराज रंजीत सिंह की पुत्रवधु हुई। उन्होंने 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया। इस वजह से उनकी जायदाद अंग्रेजों ने जब्त कर ली। अन्य महिलाओं ने जिनमें स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, उनमें कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। कमला गांगुली, जो 1900 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से अंग्रेजों के खिलाफ बोली। श्रीमती सरोजिनी नायडू, गोकुलदास भावजी की पुत्री। कस्तूरबा गांधी, जिन्हें प्यार से बा कहा जाता है। बंगला के ब्राह्मण परिवार में जन्मी अरुणा आसफ अली, उन्होंने नमक आंदोलन में भाग लिया। 1930 में इंदिरा गांधी ने बानर सेना बच्चों के पलटन सत्याग्रहों की साथ बनाई। श्रीमती कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित और राजकुमारी गुप्ता, तारा रानी श्रीवास्तव, गंगा देवी, आबादी बानो बेगम ऐसे नाम हैं जिन्हें हम कमतर नहीं माना जा सकता। ब्रज सदा विश्व पटल पर रहा है। ब्रज की महिलाओं ने भी स्वतंत्रता यज्ञ में भाग लिया और उनकी दी गई आहुतियों ने दूर दूर तक फैलकर वातावरण सुगंधित किया। अनेकों ज्वालाएं प्रज्वलित हो गईं, जिनमें आत्मोत्सर्ग ने ब्रज की धरती को धन्य किया। ब्रज की महिलाएं जलियांवाला बाग के कांड से आहत 1922 में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से अधिकतर जुड़ गई थी। उनके पार्वती देवी जो थी, उनके उत्तेजनापूर्ण भाषणों से अंग्रेज सरकार भटक गई तथा उन्हें कठोर कारावास हुआ। सन 1930 में पार्वती देवी आगरा आ गई। यहाँ महिलाओं को राष्ट्रीय चेतना जागृत करने लगी। विदेश की माल के बहिष्कार हेतु फिरोजाबाद के बजाजों से प्रतिज्ञा पत्र भरवाने में अनुपम शौर्य और प्रभाव का परिचय दिया तथा दयाल बाग में धरना दिया। अनेक अत्याचारों को सहती सत्याग्रह चलाती रही। बार बार उनको गिरफ्तार किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने आंदोलन बंद नहीं किया। उनसे प्रभावित होकर आगरा की अन्य महिलाओं ने भी, जिसमें पूर्णिमा देवी, श्रीमती अंगूरी देवी जैन, चंद्रकांता मिश्रा, आनंदी बाई, स्वर्गीय मोहनी देवी सिंघल, श्रीमती चंपावत, श्रीमती पुष्पावती दास आदि अनेक महिलाएं रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यहाँ की पूरी एक लंबी लिस्ट है जिन महिलाओं ने, यहाँ सरोज रानी गौरिहार, उनकी माता श्रीमती सत्यवती देवी आदि। सरोज दीदी का तो अभी कुछ दिन पहले वो देहांत हो गया। वो यहाँ की आगरा की अंतिम स्वतंत्रता सेनानी रही। और वृंदावन में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी पूरे भारत में बहने के बाद मथुरा वृंदावन के जुड़े शहरों ने देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया। मथुरा का गांधी पार्क, आदि किला, वृंदावन का प्रेम महाविद्यालय और मिर्जापुर धर्मशाला सहित अन्य कई शैक्षणिक संस्थान उनके प्रयासों के और बलिदानों के गवाह हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा के अदिंग किले में 80 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया। स्वतंत्रता का उत्साह उच्च था। युवा और बूढ़े, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जकड़े हुए रैलियों और प्रदर्शनियां आम बात हो गई थी। सरकारी कार्यालयों को तोड़ दिया गया। पैसे और हथियारों, खजानों, ट्रेनों को लूट लिया गया, जिसमें सारे देश के क्रांतिकारी सम्मिलित रहे थे। सरकारी जेलों में बंदियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया, लेकिन ब्रजवासियों ने अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की बजाय पीछे हटने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे संघर्ष गहराता गया, मथुरा वृंदावन ब्रज में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे। 1921 में आंदोलन के दिग्गजों महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद युवाओं को प्रेरित करने और समर्थन जुटाने के लिए मंदिरों और शहरों में जनसभाएं
आयोजित कर रहे थे और नागपुर के सत्याग्रह और 9 मार्च में ब्रजवासियों को योगदान अच्छी तरह से लिखा हुआ है। लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन के दौरान वृंदावन के मिर्जापुर धर्मशाला के बाद गांधी पार्क में सभाओं को आयोजित किया। मथुरा और वृंदावन में शैक्षिक संस्थानों में क्रांतिकारी विचारों से भरे स्वतंत्रता शिविरों में तब्दील हो गए। छात्रों ने मथुरा के किशोरी रमन इंटर कॉलेज, चंपा अग्रवाल कॉलेज, गुरुकुल विश्वविद्यालय, सरकारी हाई स्कूल और वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय के परिसरों से असंख्य विरोध और रैलियों का नेतृत्व किया, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय योगदान है। प्रेम में महाविद्यालय की स्थापना 1909 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, राजनीतिक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। इसकी आधारशिला पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी। वर्षों से विश्वविद्यालय ने गुरुकुल और तकनीकी शिक्षा के संश्लेषण में अंतिम उदाहरण के रूप में महान ग्रहण किया। इसकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी, जिसने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों उस उदार परिसर का दौरा करने के लिए आकर्षित किया। यहाँ छात्र एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में बम रखते थे। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संस्थान कब्जे वाली ताकतों के लिए निरंतर चिंता के लिए विषय बना रहा। शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए आह्वान करती थी तथा हरिजन आंदोलन में भी ब्रज के लोगों ने सराहनीय कार्य किया। इसी प्रकार इसका कार्य जो है बहुत से महिलाओं ने संभाला और महात्मा गांधी के संदेशों को घूम घूम कर प्रचार किया। राजनीतिक कैदियों के परिवार में भरण पोषण की व्यवस्था की। महिला समाज में जागृति, आजादी के संघर्ष के लिए धन एकत्र करना, अपने आभूषण दान करना, सत्याग्रह करना, परिवार के पुरुषों की इच्छा के विरुद्ध पर्दे से बाहर निकल प्रभात फेरी निकाली, जुलूसों में हिस्सा लिया, जनसभाओं में हिस्सा लिया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ दूरदर्शी भाषण दिए और असहयोग आंदोलन में शहरी महिलाओं के साथ साथ ब्रज समाज की सभी ग्रामीण महिलाओं ने भी पूरे जोश से हिस्सा लिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। सत्याग्रह संग्राम में महिलाओं की अभूतपूर्व जागृति और उनके चमत्कारपूर्ण कार्य से हम सब सहन कर रहे हैं। उनकी सहन शक्ति से एकदम चकित रह गए थे। महिला शक्ति को मैं नमन करती हूँ। शशि जी ने जिस प्रकार 1857 का जिक्र किया, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया और एक आज बहुत अच्छा सहयोग है। इसे एक पहला, जिसे हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम 1857 का, उससे पहले शहीद मंगल पांडे की आज पुण्यतिथि 8 अप्रैल 1857 को उनका निधन बैरकपुर में हुआ था। 29 मार्च को उन्होंने जो अंग्रेज अफसरों पर हमला किया था, उसमें उन्होंने अपने आप गोली मारी या मारी गई, ये सब बातें अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं आप। लेकिन जो पहले शहीद है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के, वह मंगल पांडे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, यह मैं बताना चाह रहा था। और महिलाओं के योगदान के बारे में बहन जी ने बहुत विस्तार से बताया। रानी चेन्नम्मा से लेकर और रानी, हमारे जिनसे हम मिले हुए हैं, रानी सरोज गौरियार जी की माँ और इन सब लोगों का, उनका जन्म जेल में हुआ, यह सब आगरा के रहने के नाते हम लोगों को पता होता है कि बहुत महिलाओं का योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राज बहादुर जी से कि इस विषय पर और चर्चा आगे बढ़ाएं। जी, सभी को प्रणाम। राज नारायण नाम है मेरा और विश्व संवाद केंद्र मुझे निर्देश हुआ है कि आपके आमने सामने से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और मुझे लगता है कि आई कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए क्योंकि क्रांतिकारियों का ये विषय है, तो इसलिए
हम सब चलते हैं उसी ब्रज की माटी की ओर। विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत की ओर से आयोजित ब्रज साहित्य उत्सव के इस संगम में तीसरे सत्र में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रज के योगदान विषय पर आधारित इस समारोह में सबसे पहले मैं मां भारती को सत सत वंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि महनीय अतिथि मंच पर मौजूद हैं, ज्ञान गरिमा से अलंकृत वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर अमित जी, साथ में साहित्य भूषण से सम्मानित नारी शक्ति मातृ शक्ति के रूप में शशि जी उपस्थित हैं, और भाई साहब बाबू जी बहुत अच्छे बहुत सुंदर तरीके से संचालित करते हुए, और अभी संचालन की जो तमाम बाबू जी ने दी, बाबू जी के पास तक पहुंची ऐसे आदरणीय मधुकर जी, और मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि परम आदरणीय इस माटी से मकसूदन के 100 माधव की जो क्रांति कुरुक्षेत्र से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंची, ऐसे परम आदरणीय केशव चंद्र शर्मा जी। आइए ब्रज के क्रांतिकारियों के साहित्य की ओर, ब्रज के क्रांतिकारियों के योगदान की ओर आप सबको लेकर चलता हूं। जैसा कि बताया कि आज एक ऐसे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का शहीदी दिवस है जो हंसते हंसते इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित हो गए। लेकिन और करीब आपको जोड़ता हूं, और नजदीक आपको लेकर चलता हूं, और नजदीक ले चलने के लिए मैं आपको आगरा की ही माटी के से लेकर चलता हूं, और आगरा की माटी से ही जोड़ने का काम करता हूं। आपका दिल, आपका जो हृदय है वो स्पंदन करने लगेगा, और आप सब रोम रोम रोमांचित हो उठेंगे कि आज ही के दिन 8 अप्रैल के ही दिन आगरा की माटी से निकले हुए 2 क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का काम किया था। आज भी वो पावन तिथि है 8 अप्रैल को, और उसके बाद ये चिंगारी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया तक पहुंची, और क्रांति का वो आगाज हुआ वो 1947 में। हमने सुबह देखी आजादी की। आज मेरे सामने हॉल में बैठे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों बंधुओं, मैं क्रांतिकारी साथी और बंधु इसलिए कह रहा हूं जिनके अंदर माँ और मातृभूमि के प्रति स्पंदन है, प्रेम है, जिनकी धमनियों में भारत माता की रक्त लहू दौड़ रहा है, वही इस आयोजन में आए होंगे। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया होगा, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त आप ही हैं, और इसलिए इस सत्र में आए, और लगातार 3 सत्र में आप उपस्थित हैं। इसलिए सच्चे क्रांतिकारियों को आप सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत सैल्यूट। आइए प्रेम और भक्ति की नगरी, यानी यहाँ पर कन्हैया, यहाँ पर बाल स्वरूप कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ घूमे फिरे और प्रेम के रस के भाव और भक्ति के रस में डालने का काम किया, सभी को सराबोर किया। यही कन्हैया जब कृष्ण बनते हैं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं और अर्जुन को समझाने का काम करते हैं। अर्जुन को बताते हैं कि धर्म नीति है, राष्ट्र नीति है, और इस धर्म नीति राष्ट्र नीति के लिए तुम उठाओ गांडीव को और प्रत्यंचा चढ़ाओ, युद्ध करो। तब अर्जुन अपना गांडी उठाते हैं और कहते हैं, ना दंडम न पलायनम, ना मैं दीनता दिखाऊंगा, ना मैं पीछे हटूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा। और धर्म नीति के लिए वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, राष्ट्र नीति के लिए। तो जिस कुरुक्षेत्र का मैदान, जिस ब्रज का मैदान कन्हैया से होता हुआ द्वारिका तक पहुंचता है और संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, तो क्या उस ब्रज की माटी के क्रांतिकारियों के अंदर ऐसा लहू नहीं होगा जो देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए ब्रज की माटी का अगर इतिहास अपने पन्नों से निकाल दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी आजादी की जो यात्रा है वो अधूरी लग जाएगी। आप कहते हो कि प्रेम और भक्ति और भाव का रस हम सब बोलते हैं, कहते हैं, तो हम ब्रज की माटी से आते हैं इसलिए प्रेम का गीत गाते हैं। हम ब्रज की माटी से आते हैं तो इसलिए प्रेम गीत गाते हैं, लेकिन वतन और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सूली पर भी तो चढ़ जाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है देश के लिए तो हंसते हंसते सूली पर चढ़ने का काम भी हमारे ब्रज के माटी के क्रांतिकारियों ने किया है। आइए यहाँ आगरा में बैठे बैठे आपको 70-80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर हरिगढ़ ले चलता हूँ, प्रशासनिक दृष्टि से जिसका नाम अलीगढ़ है, लेकिन हम और आप हरिगढ़ ही कहेंगे क्योंकि हरिगढ़ से हमारा पावन पवित्र भगवान का नाम होता है। तो हरिगढ़ ले चलते हैं। हरिगढ़ में एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम आप सबको लूंगा जिससे आप लोग रोमांचित हो जाएंगे, आपका हृदय स्पंदन करेगा और आपके अंदर भारत माता वंदे मातरम की गूंज
गूंज उठेगी। मैं ले चलता हूं बहुजन समाज के एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम था उदया। 1857 की क्रांति से पहले यानी 1800 ईस्वी में उदया बहुजन समाज के जो दलित समाज के थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। संसाधन बहुत कम थे, कुल्हाड़ी उनके पास हुआ करती थी, तीर कमान हुआ करता था और छत्रपति शिवाजी जैसे मराठा युद्ध किया करते थे, उसी तरह से उदया क्रांतिकारी जो है युद्ध किया करते थे। और युद्ध में झाड़ियों में छुपकर गोरिल्ला युद्ध की तरह कहीं जंगलों में छिपकर, कहीं रास्तों में छिपकर वार किया करते थे और एक एक बार में 10-10 अंग्रेजों को कुल्हाड़ी से, गलासों से काट के मौत के घाट उतार देते थे। जब अंग्रेजों को पता चलता था कि उदया क्रांतिकारी यहाँ अगल बगल में है, तो 10 बंदूकधारी भी अंग्रेज वो दौड़कर भाग जाते थे कि उन्हें बचना नामुमकिन है, क्योंकि उनके हाथ में इस तरह के हथियार हैं और वो गुरिल्ला युद्ध करते हैं। कब कहां से आकर घेर ले, कब कहां से मार दे, ये उन्हें पता नहीं होता था। इसलिए अंग्रेज भागने का काम किया करते थे। कई बार ऐसी स्थिति बनी, जब पकड़ने की स्थिति आई, तब एकदम अचानक से आक्रमण करने वाले उदया करीब करीब 50 से अधिक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम किया। 1807 में उन्हें पकड़ लिया जाता है, अंग्रेज उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, खुदीराम बोस, रानीडेकर बंधुओं, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका इतिहास गूगल पे सर्च करने पर आ जाता है। ऐसे इतिहासकारों के बारे में बोलने की कोशिश करूंगा जो हमारे गली मोहल्ले से निकलते हुए आते हैं और ब्रज की माटी को, खुशबू को और सुगंधित कर देते हैं अपने क्रांतिकारी बलिदान के रूप में। अभी मैं आप सबको हरिगढ़ ही रखूंगा, हरिगढ़ से अभी आगरा बुलाने वाला नहीं हूँ। चलिए एक ऐसे ही क्रांतिकारी का नाम लेता हूँ। मातृ स्वरूप आदिशक्ति मां जगदम्बे के रूप में शशि जी उपस्थित हैं और अभी 1.5 हफ्ते पहले ही नवरात्र बीता है। नवरात्र में हम सब ने आदिशक्ति मां जगदम्बे का आह्वान किया है, तो एक ऐसे ही मातृशक्ति का नाम बताते हैं जिसका नाम है स्वरूपा। और उस समय हरिगढ़ में एकदम अंग्रेजों का आतंक था। 1857 से पहले यानी 1 साल पहले 1856 में वो देखिए कैसे हमारे देश की माताओं ने योगदान दिया है, बलिदान दिया है। अभी माता जी बता रही तो मैं रोम रोमांचित हो रहा था। लेकिन स्वरूपा का जब आप त्याग और बलिदान सुनेंगे तो आप रोम रोमांचित हो जाएंगे। सच्चे भारतीय होंगे तो आपके धमनियों का जो खून है वो रक्त सुर्ग लाल तो होगा ही, भारत माता वंदे मातरम की तरह गूंज जाएगा। वो एक कोठे पे नाचती थी, नृत्य करती थी, वो एक कोठे पे संगीत किया करती थी। लेकिन एक दिन नाचते नाचते, गीत गाते गाते इतनी सुंदर थी, इसी नाम से उनका स्वरूपा नाम रखा गया था। असली नाम उनका पगलो बेस्या के रूप में उन्हें कहा जाता था। लेकिन स्वरूपा का स्वरूप देखकर तमाम अंग्रेज उनके पास आया करते थे, तमाम अंग्रेज उनकी बातें सुना करते थे, नृत्य सुना करते थे, मदहोश हो जाया करते थे। तो एक दिन स्वरूपा को मनाया कि ये जीवन क्या इसी के लिए है, दूसरों को अपना शरीर अर्पित करें, क्या दूसरों को गाना गीत और गाना गाकर हम मन फैलाए, क्या दूसरे के लिए अपने आप की अपनी सुंदरता को अर्पित करें? नहीं, अब मैं निर्णय लूंगा, अब मैं मां भारती को अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार होती हूँ। और स्वरूपा ने ये निर्णय लिया। अंग्रेज जो आया करते थे उनको शराब पिलाती थी और शराब के माध्यम से धीरे धीरे से उनसे क्रांतिकारियों की बातें उठवाती थी। उनसे पूछा करती थी कि कल की तुम्हारी रणनीति कहाँ है, कल तुम कहाँ जाने वाले हो, किस जगह जाने वाले हो। धीरे 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 वो रणनीति पूछा करती थी। और जरा भी देखिए कितनी IQ थी हमारी मातृशक्तियों को, कम मत समझिए। आजादी की लड़ाई में कितना उनका दिमाग था। जरा भी शक होता था कि ये अंग्रेज महसूस कर रहा है कि उसे कुछ उगलवाया जा रहा है, उसमें शराब में जहर देकर उसे मौत के घाट उतारने का काम किया करती थी। एक ब्राह्मण उनका बहुत विश्वास पात्र था और वो ब्राह्मण विश्वास पात्र था, वो उस लाश को ठिकाने लगाया करता था। कम से कम 8 से 10 अंग्रेजों को शराब में जहर देकर स्वरूपा ने मौत के घाट, मौत के नींद उन्हें उतारने का काम किया। जब अंग्रेजों को पता चला कि ये बात है, जब अंग्रेजों को पता चला कि ये नृत्यांगना इस तरह से काम कर रही है, तो 1856 में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। स्वरूपा के यही शब्द थे, यही मूल अंतिम वाक्य थे कि आज हमारा जीवन धन्य हो रहा है, आज मैं धन्य हो गई हूँ, आज मैं इस मातृभूमि पे समर्पित होकर पावन पुनीत हो गई हूँ। इस भारतीय मातृभूमि के आगोश में मैं हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जा रही हूँ। आप सोच सकते हैं क्या इतिहास का ये पन्ना इस तरह से रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि इतिहास में ऐसे सारे लोगों को क्या क्रांति के लिए, आजादी के लिए इस तरह का त्याग और समर्पण किया गया?
विश्व संवाद केंद्र ने इसीलिए आयोजित किया है, इसीलिए बताने का काम किया है। जो गूगल पे सर्च करने वाले क्रांतिकारी हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने गली और मोहल्ले में, कस्बों में, नगर में तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका इतिहास हम नहीं जानते, उनके लिए आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में बहुत ज्यादा देर होगा, तो मैं आप सबको हरिगढ़ से लाते लाते मैं सोच रहा था कि राया तक ले आऊं, लेकिन मुरसान तक ले आता हूं। मुरसान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात आप ये समझिए कि उस राजा के साहस, बलिदान, त्याग की परिपाटी को जरा देखिए। 1902 में उनका विवाह होता है, 2 ट्रेन से बारात जाती है। वैभव और सुख तो देखिए जरा कि 2 ट्रेन से बारात जाती है, और जब राजा महेंद्र प्रताप अपने ससुराल पहुंचते हैं तो 11 तोपों की सलामी 1802 के करीब उन्हें दी जाती है। इतना स्वागत, इतना संपन्नता परिवार होने के बाद, इतना वैभव सुख संपन्न होने के बाद एक दिन रानी से कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय कि लो अपना वैभव संभालो, लो अपना सुख संभालो, लो अपना संसार संभालो, मैं तो चला मातृभूमि को आजाद कराने। जर्मनी के माध्यम से पहुंचते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार की स्थापना करने का काम करते हैं, और 6 महीने तक वहां के खलीफे की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। अगर हमें और आपको एक दूसरे 4 दिन 5 दिन अगर किसी का इंतजार करना पड़े तो हम चले आएंगे, लेकिन 6 महीने तक खलीफा का इंतजार करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध की रणनीति भारत से भगाने का काम करने का प्रयास करते हैं। 31 वर्ष तक विदेश की धरती पर रहकर वो जो है आजादी का बिगुल फूंकने का काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले राजा महेंद्र प्रताप जो ब्रज की माटी के क्रांतिकारी हैं, उनका योगदान प्रमुख है। आजादी के बाद भारत में आते हैं, उसकी कड़ी को मैं बाद में जोड़ूंगा और थोड़ा करीब आपको ले आता हूं। चलिए आपको आगरा ही पहुंचा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यग्र होंगे, बहुत ज्यादा आप लोग 3 सत्र से बैठे हैं तो बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो ठीक नहीं। आगरा आपको लेकर आते हैं। आप सब ने नूरी दरवाजे के तरफ आप सब गए होंगे, नूरी गेट की तरफ गए होंगे, आप सब कई बार हिंग की मंडी गए होंगे, नाई की मंडी गए होंगे। तमाम बार आपके पांव तो ऐसे चले गए होंगे, आपका हृदय भी ऐसे, मन और मस्तिष्क भी चला गया होगा। आप सब ने थोड़ा सा भी कभी सोचा हो, शायद आप सब की का ध्यान, शायद आप सब की जानकारी वहां तक पहुंची हो। वही नूरी के दरवाजा, नूरी के गेट के पास, वही नाई की मंडी के पास शहीद आजम सरदार भगत सिंह रहा करते थे। 1784 मकान नंबर था। उस मकान में 2.5 रुपए के किराए में, प्रति महीने के किराए पे थे, एडवांस दिया था। और उसके बाद जो है वहां रहकर वहां पर उन्होंने बम बनाने की प्रैक्टिस की, प्रयास, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई नूरी गेट के पास। वहां पर प्रैक्टिस करते करते फेंकने का अभ्यास करते थे जंगलों में। और बटुकेश्वर दत्त के साथ जाकर वही जो है 8 अप्रैल, जो आज पावन पुनीत दिन है, 8 अप्रैल के दिन जाकर सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का काम करते हैं। भारत माता वंदे मातरम का जय घोष करते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। देखिए ब्रज की माटी का तत्व को देखिए। आप प्रेम और भक्ति से मत जोड़िए, आप प्रेम और भक्ति के साथ क्रांति के उस इतिहास को देखिए। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, बटुकेश्वर दत्त खड़े होकर रो रहे थे कि क्यों भाई मुझे फांसी नहीं दी जा रही है, मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जा रहा, मुझे इस देश के लिए समर्पित होने के लिए क्यों फांसी के फंदे तक लटकाया नहीं जा रहा। क्योंकि उनको आजीवन कारावास मिली थी, काला पानी की सजा मिली थी और इसीलिए वो जेल से रिहा हो गए थे। और उसके बाद 4 साल फिर बंद रहे और 1946 में 45 में फिर रिहा हुए, आजाद हुए। ये क्रांतिकारियों के ब्रज की माटी का इतिहास थोड़ा सा मैंने बताया। बहुत सारा अध्ययन करके आया हूँ, बहुत सारा समय लगेगा। 3 सत्र में आप सब लगातार बैठे हुए हैं, मैं जान रहा हूँ आपकी मनोदशा को, आपके भाव को। चलिए इस कार्यक्रम का जो कोई ना कोई हेतु होता है, मुझे लगता है कि मधुकर जी को संदेश देंगे, उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा अगर आप जी इस कार्यक्रम का जो हेतु है उसकी ओर लेकर मैं चलता हूँ, उस ओर लेकर चलता हूँ। देखिए जब भारत आजाद हुआ तो सपने क्या थे? सपने क्रांतिकारियों के ये नहीं थे कि उन्हें माला पहनाया जाए, उन्हें मंत्री बनाया जाए, उन्हें किसी पद पर सुशोभित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आजादी के बाद की सरकारों ने उन क्रांतिकारियों की चिंता नहीं की, उन क्रांतिकारियों की सुध नहीं ली, उन क्रांतिकारियों को कहीं स्थान नहीं दिलाया।
आज अगर सच्चे मन से इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपकी आंखों में आंसू होंगे, आपका हृदय रोने लगेगा, आपका मन द्रवित होगा। राजा महेंद्र प्रताप दर की ठोकरें खाते रहे, नेहरू जी ने उन्हें इनकार कर दिया, नेहरू जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जर्मनी और जापान की मदद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ली थी और नेहरू की जो विदेश नीति थी उस समय जर्मनी और जापान के खिलाफ थी, इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को वो तवज्जो नहीं दी गई। अब राजा महेंद्र प्रताप जी की कड़ी को भी मैं ब्रज की माटी से और वर्तमान सरकार से जोड़ूंगा। बस चंद मिनट में आप सबका समय लेता हूं। अब आइए बटुकेश्वर दत्त के जीवन के बारे में। देश की आजादी के लिए इतना बड़ा कुर्बान करने वाला, इतना बड़ा बलिदान करने वाला वो महान बलिदानी बिहार की गलियों में दर भटकता है, बिहार की गलियों में दो चून रोटी खाने के लिए तड़पता है, बिहार में जाकर एक एजेंट कंपनी के सिगरेट की कंपनी में एजेंट का काम करने का काम करता है। ये देश की आजादी के बाद की सरकारों ने हमारे क्रांतिकारियों के साथ में काम किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है जो आगरा की माटी से निकलकर असेंबली में बम फोड़ने का काम करता है। उसकी स्थिति कैसी होती है? अपनी पत्नी से एक दिन रोते हुए विवश होकर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त कहते हैं कि अब तू मास्टर की नौकरी कर ले, पढ़ाने का काम कर ले, क्योंकि मेरा शरीर काला पानी सजा पाने के बाद से जर्जर होता जा रहा है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता हूँ। अंत में उनके एक साथी चमन लाल ने कहा, पत्र लिखा कि क्या बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी को इस देश के लिए कुर्बान होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। बिहार की सरकार तब जागी, तब उनके व्यवस्था की गई इलाज के लिए, लेकिन तब तक पंजाब की सरकार पहुंच चुकी थी। पंजाब की सरकार ने 1000 रुपए दिए, बटुकेश्वर दत्त को पंजाब बुलाया, वहां इलाज की व्यवस्था की गई। दिल्ली के सफदरगंज में भर्ती किए गए, लेकिन तब तक पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया था और वो बीमारी से तड़प रहे थे। दिल्ली के एम्स में लाए गए, उनका इलाज होने लगा और स्टेशन पर बड़े बड़े बटुकेश्वर दत्त रोने पड़े, तो शब्द बुदबुदाए, मुझे नहीं पता था कि आजाद भारत में जिस आजादी के लिए मैंने असेंबली में इसी दिल्ली में बम फोड़ने का काम किया, उसी दिल्ली में एम्स में स्टेचर पर मुझे बड़ा होना पड़ेगा, मैं जान नहीं सकता था। आज मेरा दुर्भाग्य इस तरह का है, रोते रह गए। और देखिए देशभक्ति की भक्ति तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए आए और बोले हाथ में आंसू लेते हुए, माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अपराध हो गया है, मैं जान रहा हूं कि आप सरदार भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फोड़ने का काम आपने किया है, आप मानिए क्या मानते हैं। तो एक क्रांतिकारी क्या मान सकता है? बिहार में, पटना में उनका पूरा जीवन बीता, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मुझे देना है तो परिवार के लिए कुछ मत दो, मेरी पत्नी के लिए मत दो, मेरी इकलौती बेटी के लिए कुछ मत दो, अगर देना चाहते हो तो सरदार भगत सिंह की जहां पर समाधि स्थल है वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर दो, वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर दो। बंधुओं, आप अगर चलते हो नंगे पांव, आप अगर अपने पांव के बल चलते हो तो बस सोच कर चलिए, समझ कर चलिए, लाखों लोगों ने इस देश की कुर्बानी के लिए बलिदान दिया है, तो इसलिए संभल कर चलिए, क्योंकि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब सजोए गए हैं, पांव के बल मत चलो अपमान होगा, क्योंकि सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। हमने फसलें नहीं बोई हैं, हमने शहीदों का सर बोया है। हर जगह पर कहीं पर भी जाएंगे आपको शहीदों का सर, शहीदों का बलिदान, शहीदों का त्याग, ये आपको समर्पण मिलेगा। बस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की कड़ी से जोड़ते हुए मैं अंतिम शब्द तक आपको लेके चलूंगा। राजा देखिए, एक राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने जापान और जर्मनी से संधि की और साथ दिया, मदद की, तो नेहरू ने ठुकरा दिया। वही राजा महेंद्र प्रताप अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी को हराने का काम किया 1957 में लोकसभा चुनाव में, लेकिन 1914 में 2014 में देश में एक ऐसी हवा बही, एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की हवा बही कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से हरिगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है, विश्वविद्यालय बनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अरे जैसे राजा का कद है वैसे ही विश्वविद्यालय की इमारत बननी चाहिए, वैसे ही विश्वविद्यालय में धरोहर को सजाना चाहिए, क्योंकि आने वाली सदी जान सके कि राजा का कितना बड़ा त्याग था, राजा का कितना बड़ा बलिदान था, उसे जोड़कर देख सके और नमन कर सके। ये सरकारों का अंतर होता है।
ये सरकारों का दृष्टिकोण होता है, ये सरकारों की पारदर्शिता होती है। तो आज अमृत महोत्सव के काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत महोत्सव के काल में आप अपने गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, कहीं पर भी जाइए, जहां पर भी इतिहास के क्रांतिकारी बंधु ऐसे मिले, साथी मिले, अपने दादा से, नाना से, बाबा से सोचिए, पूछिए, क्योंकि ये पीढ़ी निकलने वाली है। बस 4 और 5 और 10 वर्ष का समय बचा हुआ है और उसके बाद वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, फिर आपको बताएगी नहीं। इसलिए पूछिए, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखने का काम करिए, पत्र लिखने का काम करिए, क्योंकि अपनी कलम से उनकी जय बोलने का काम करिए, क्योंकि जलास्तियां बारी बारी चिपकाई जिनमें चिंगारी, जलास्तियां बारी बारी चिपकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पे लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आजम की जय बोल, कलम आजम की जय बोल, कलम आजम की जय बोल। बस मधुकर भैया को 4 पंक्तियों के लिए मैं रोकूंगा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं समय है और ज्यादा बोलता जा रहा हूं। बस 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित कर रहा हूं। हमारे कुछ युवा साथी हैं, आपको प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं कि हमें प्रेम करना कैसे चाहिए। कभी कभी रास्ते में भटक जाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। जो मीडिया के बंधु हैं वो भी सुने और जो युवा साथी हैं वो भी सुने कि हमें देश से कैसे प्रेम करना चाहिए। यूं तो दुनिया में मिलते हैं आशिक बहुत, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। यूं तो दुनिया में मिलते हैं आशिक बहुत, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर तो मरते सभी है, मगर तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। आज इस बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच से मैं श्रद्धेय पूजनीय अनंत संत में आकाश में विलीन पूजनीय अधीश भाई को भी, अधीश भैया को भी नमन और वंदन करूंगा, जो विकिपीडिया इतिहास के माने जाते थे, कहीं से भी शुरू होते थे और कहीं खत्म होते थे। लाखों अरबों करोड़ों की जो उनकी आंकड़े गणना हुआ करती थी, वो गणना किया करते थे और उसके बाद जो है लगातार अनवरत बोला करते थे। उनके भाई, छोटे भाई अनुज आशीष भटनागर जी भी हैं, मैं उनको भी वंदन करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनका बहुत सुना है और आज उनके भैया के सामने बोलने का अवसर है। बस आप सबका जो ज्वार है, विश्वभारती केंद्र का जो ज्वार है, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। अब आप सबका ये ब्रज की माटी का इतिहास कोई नहीं रोक पाएगा। आए जिस की हिम्मत हो, आए जिस की हिम्मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हिम्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगर गलत कहे हो तो वो मेरे साथ रहे, जो आपको अच्छे लगे हो आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत जय। अशोक जी, आप एक बार भारत माता की जय बोलिए, बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनारायण जी ने बहुत जिस प्रकार से ये विषय होना चाहिए, भावना प्रधान और क्रांतिकारियों की बात जिस प्रकार से हमें रखनी चाहिए, उस शैली में जिस प्रकार बात रखी और राजा महेंद्र प्रताप जी का वर्णन जो उन्होंने किया, किसी निर्वासित सरकार कितनी बड़ी मान्यता होगी उस समय राजा महेंद्र प्रताप जी की, कि मात्र 35-40 साल की उम्र में वह एक निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति होते हैं। और आगरा की बात जहाँ तक करूँ, मैं 2 नाम और जरूर लेना चाहूँगा जो इस चर्चा में कहीं ना कहीं छूटे हैं। महादेव नारायण टंडन, क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारियों की जो विचारधारा थी वो रूस से आई थी। रूस में जो परिवर्तन हुआ था उस कारण क्रांतिकारियों के मन में वहाँ का सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पैटर्न भी था। तो महादेव नारायण टंडन जी उस समय जेल गए हैं, स्वतंत्र भारत में तमाम लंबे समय जेल में रहे हैं। इसी प्रकार से कामरेड जो राजा मंडी में ही रहते थे, नहीं कामरेड कामरेड क्यों नहीं आ सकते? आजादी के आंदोलन की बात होगी तो उसमें कामरेड हो सकते हैं। आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठाकुर राम सिंह का नाम है। इन लोगों जिन्हें आजीवन कारावास हुआ, आगरा के थे। ऐसा हम क्रांतिकारियों में नहीं कर सकते थे। उन्होंने आजीवन कारावास का मेरा, क्योंकि मैं
व्यक्तिगत तौर से उनसे मिल सका, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनका चर्चा करना जरूरी समझता था, क्योंकि ब्रज के क्रांति के इतिहास में यह दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हमने और आगे हाँ, अभी नीचे जब आप लोग जाएंगे सत्र के बाद में, तो विश्व संवाद केंद्र की ओर से कुछ साहित्य, हमारा राष्ट्रीय विचारों के उत्प्रोत साहित्य है, वो आप सब जरूर उस स्टॉल का अवलोकन करिए और कुछ पुस्तक जरूर आप साथ लेकर अपने जाइएगा। मैं कुछ पुस्तकों का आपका परिचय करा रहा हूं। जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली से ये पुस्तक है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। छोटी पुस्तकें हैं, परिवार में लेकर जाएंगे, बच्चों को पढ़ने का आप अभ्यास करेंगे। जैसे पहले सत्र में चर्चा हुई थी, आप स्वयं पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। जीजाबाई की ये भी सुरुचि प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक है, उनका पूरा व्यक्तित्व और उनका जो योगदान रहा है राष्ट्र के लिए वो है। स्वामी विवेकानंद जी, ये तो जरूर आप लेके जाइएगा। बाल साहित्य श्रृंखला में हकीकत राय जी, बालकों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। धर्म क्षेत्र, स्वयं सेवक की सामाजिक भूमिका, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, सुरुचि प्रकाशन का है। हिंदुत्व विभिन्न पहलू सरलता से, जो कि हम सब लोग हिंदू हैं और हमको ये जानना चाहिए एक हिंदुत्व की अवधारणा क्या है, और बच्चों को जरूर पढ़ाइए। वीर माताएं, ये साहित्य सम्मेलन जब ही सार्थक होगा जब ऐसी पुस्तकें आप लेकर जाएंगे। वीर माताओं के बारे में बच्चों को जरूर बताइए। राष्ट्र पुरुष बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, 14 अप्रैल निकट ही है, तो ये पुस्तक भी बहुत सार्थक आपके लिए होगी। वेदों में राष्ट्रभक्ति, वेद तो नहीं पढ़ सकते, संस्कृत में है, लेकिन वेदों के अंदर क्या है राष्ट्रभक्ति के सूत्र, वो आप हिंदी में पढ़ेंगे। भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं, मीठे बोल कथा अनमोल, भारत परिचय प्रश्न मंच, ये आप परिवार में बच्चों से प्रश्न के रूप में, बच्चों के संग चर्चाएं बंद हो गई है ना, घर में मोबाइल पे खेलते रहते हैं, आप ये प्रश्न के रूप में चर्चाएं शुरू कर सकते हैं। हिंदू रक्षक वीर गोकुला जाट, ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है, आगे पुस्तक लेके जाइएगा। कल भी हमारे 3 सत्र रहने वाले हैं। पहला सत्र है राष्ट्र की समृद्धि में हिंदू अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता। अब जिन्होंने विषय दिया वो भाई साहब बैठे, नाम लेना ठीक नहीं है, वह इंटरेस्टिंग विषय है, नया विषय आगरा के लिए, हिंदू अर्थशास्त्र। तो इसमें बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं। प्रोफेसर विनायक गोविलकर है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और कल नासिक से आएंगे वेद प्रकाश त्रिपाठी, आगरा से सरवन बघेल लखनऊ से आ रहे हैं, इंदुभा हाथरस से। ये सत्र कल प्रातः ठीक 9:45 बजे हम शुरू करेंगे। आप लोग 9:15 बजे जलपान पर आइए, और जो बहनें बैठी हैं आज आपने पूरा समय दिया है, आप सबसे अनुरोध है, जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, भगिनी बैठी हैं, मातृशक्ति, सबसे अनुरोध है कल आप 9:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक हम 9:55 पे सत्र को प्रारंभ करेंगे, और 11 11:30 बजे तक ये सत्र रहेगा। 11:30 बजे एक छोटा सा हम चाय का एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद में ठीक 12 बजे पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा, वृंदावन से रेणुका पुंडरीक गोस्वामी जी आ रही हैं, आध्यात्म पर्यावरण पर वो व्याख्यान देगी। देवाशीष भट्टाचार्य हैं, अश्वनी मिश्र, विकास सारस्वत देहरादून से। 1:30 बजे तक ये सत्र चलेगा, और फिर हम थोड़ा सा भोजन लेंगे, और उसके बाद में ठीक हम 2:15 बजे पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और उसके बाद हमको स्व आधारित राष्ट्र का नवोत्थान का संकल्प, ये विषय बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमको जो मार्गदर्शन मिलेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का, और कुलपति प्रोफेसर आशुरानी BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, उनकी अध्यक्षता रहेगी। ये सत्र ठीक 2:30 बजे शुरू होगा, 3:30 बजे ये समाप्त होगा। पुनः हम पुस्तक खरीदेंगे, और उसके बाद चाय जलपान के बाद हम घर पे जाएंगे, और फिर अगला लेट फेस्टिवल हमारा कब होगा उसकी भी घोषणा आपको करी जाएगी। तो मैं अभी मुनीश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद सबको प्रदान करें, और धन्यवाद के तुरंत बाद विनयकांत जी और रक्षा जी इधर आ जाए, वो वंदे मातरम का गायन करेंगी। उसके बाद हम जलपान है हमारा,
तो हम जलपान लेके और नीचे पुस्तकों को लेते हुए जा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। मुनीश्वर जी। हाँ यही सब। धन्यवाद मधुकर जी, धन्यवाद ज्ञापन के कहने के लिए। बहुत अच्छा सत्र था और जिस प्रकार से अमित जी ने शाहजहांपुर के योगदान के बारे में हम सभी लोगों को उन पन्नों को छुआ जो पढ़े तो सभी ने होते हैं, लेकिन समय समय पर उनको याद दिलाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजादी की कीमत अभी ये जो जनरेशन है, ये जो चौथी जनरेशन आ गई है, इसको जब तक आप बार बार इस प्रकार की बातें नहीं बताएंगे तब इन्हें देखने में सुंदर चीजें ही अच्छी लगेंगी। और ये इस देश के साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ। आजादी के आंदोलन की बात जैसी राजनारायण जी ने कही, हमारी कांग्रेस के माध्यम से जो आजादी का मतलब आजादी मिली, जो ट्रांसफर हुआ, उसमें जिन लोगों ने हम पर इतने अत्याचार किए, उनके लिए जो मन में घृणा होनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल सही शब्द उपयोग कर रहा हूं। 1857 के इतिहास की बात आई, उसमें उसके बाद जब क्रांति असफल होती है, उसके बाद कितने लोगों को फांसी दी है, कितनी बड़ी संख्या है। उन लोगों के प्रति भी आज अंग्रेज कहना, अंग्रेजी में बात करना स्वाभिमान की बात बनी रही। यह उस आजादी की असफलता थी और यही बात इंगित करने की जरूरत होती है इस प्रकार के कार्यक्रम में। जो लोग मायने रखते हैं वो इस ऐसे कार्यक्रमों में होते हैं, उन्हीं के बढ़ाया हुआ विचार आगे बढ़ता है। और इतने उद्वेग के साथ राजनारायण जी ने अपनी बात रखी, बहन जी ने जिस प्रकार महिलाओं के योगदान को लिपिबद्ध करके और अपनी पूरी बात कही, जिससे कि अलग अलग प्रकार के रानी चेन्नम्मा से लेकर बहुत सारे नाम हम सब लोगों को स्मरण आए। ऐसा लगता है कि बहुत सार्थक वो था और आप लोगों ने पूरे तीनों सत्र यहाँ सुने। कल का कार्यक्रम मधुकर ने बताया है। आज धैर्य से रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल आने के लिए स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।